चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा। मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कोवलेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक। अच्छा, तो कोवलेंसी में हमने एक चीज़ देख ली थी। कोवलेंसी में हमने एक चीज़ देखी थी, वो ये दिखाई दे रहा है क्या? हम्म, कि जब मैंने कार्बन के बारे में बात करी थी, कोवलेंसी तो आप समझते ही हो, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म, ठीक है। कार्बन में कुछ ये था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था क्योंकि दो अनपेयर्ड हैं तो इसमें कोवलेंसी 2 रहेगी, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट था। लेकिन जब मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा तो वही कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। इधर का इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उठ के आ जाएगा, इसके पी में चला जाएगा, ठीक है, इसके पी में चला जाएगा। और उसके बाद हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? उसके बाद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कोवलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 4, ठीक है। कोवलेंसी कितनी हो गई इसकी? 4, ठीक। तो इसकी कोवलेंसी 4 हो गई। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एक्साइटेड कार्बन ही टेट्रावेलेंट होता है। एक्साइटेड कार्बन इज टेट्रावेलेंट। इतनी बात हमें समझ में आ गई थी, ठीक है। बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस के बारे में मैंने आपको बताया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये होता है फॉस्फोरस 15। तो इसका जो 3s और 3p है वो कुछ ऐसा फिल रहा होगा, और इधर कहीं दूर होगा डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, कहीं डी ऑर्बिटल इसका कहीं दूर होगा। मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, आपको आसानी रहेगी। मैंने कार्बन वाला मिटा रहा हूँ, मेरे ख्याल से कार्बन वाला आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर मैं फॉस्फोरस के बारे में बात करूँ, देखो फॉस्फोरस का मैं आप दोबारा बना रहा हूँ। इधर कहीं डी होंगे, ठीक है ना, इधर कहीं डी ऑर्बिटल होंगे। पूरे 5 तो मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि जगह ही नहीं है इतनी, ठीक है। ये जो प्रोमोट हो गए या एक्साइट हो गया, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक्साइटेशन को हम प्रमोशन भी कहते हैं। एक्साइटेशन को हम क्या कहते हैं? प्रमोशन, ठीक है। तो प्रोमोट होके इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके पास चला जाएगा। उसके बाद जो इसकी कोवलेंसी होगी वो कितनी होगी? 5 हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करना, इसमें हमने ज़बरदस्ती करवाई है। वो क्यों करवाई है वो अभी मैं आपको पता लग जाएगा क्यों। देखो ज़रा, ये मैं मिटाता हूँ। देखो फॉस्फोरस में ये हिसाब था, और डी कहीं होगा दूर, इधर होगा कहीं, ठीक है ना, इधर कहीं डी होगा। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद ये प्रोमोट होके इधर गए होंगे। लेकिन ये प्रमोशन हमने करवाया है ना, हमने प्रमोशन यहाँ पे करवाया है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा ई थी वो काफ़ी हाई थी। प्रमोशन करवाया क्यों? डेल्टा ई काफ़ी हाई क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि देखो डी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी दूर लाए करते हैं, काफ़ी दूर लाए करते हैं। तो जो एक्साइटेशन में जो एनर्जी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हमने एक्साइट करवाया, हमने ज़बरदस्ती एनर्जी लगाई है, हमने फोर्स करा है, ठीक है ना। दिस इज अ केस ऑफ फोर्स्ड एक्साइटेशन। दिस इज अ केस ऑफ फोर्स्ड एक्साइटेशन। और क्योंकि हमने एनर्जी लगाई है, हमने एनर्जी इनको प्रदान करी है, तो फिर क्या होगा ये? इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। इधर चला गया। अब देखो नॉर्मली 3 था, नॉर्मली 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे इसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं थी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से।
लेकिन क्योंकि हम फोर्सफुली इसको एक्साइट करवा रहे हैं, फोर्सफुली, तो इसके 3 तो हो सकते हैं, लेकिन साथ में 5 भी हो सकते हैं। साथ में कितने हो सकते हैं बेटा? इसमें 5 भी हो सकते हैं। कैन बी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। ठीक है ना? तो इसलिए इसकी 2 कोवलेंसी आती हैं फॉस्फोरस की। एक आती है 3 और दूसरी आती है 5। इसलिए आप देखते होगे कि PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलोगे भैया एक बात बताओ फिर, आप आपकी बात तो ठीक है, PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप मेरे को बोलोगे कि भैया PH3 तो एग्जिस्ट करता है, फॉस्फाइन है, ठीक है, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, इसका क्या रीजन दोगे आप? आपने मेरे से कहा कि PH3 तो भैया एग्जिस्ट, PCl3 PCl5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, 3 और 5 दोनों वैलेंस इसकी कोवैलेंसी होती है, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, PH3 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन PH5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? आप ये सवाल पूछ सकते हो ना मेरे से। तो इसका भी एक रीजन आएगा जब मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशंस बताऊंगा इसकी। एक्साइटेशन में भी 2 कंडीशंस होती हैं कब एक्साइट होना है। एक होती है प्राइमरी कंडीशन, जो कि फ्री और फोर्स दोनों में होती है। प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके ही एक्साइटेशन हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है आपको? अगर एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ भाई, अगर प्राइमरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, प्राइमरी कंडीशन में ही फेल हो गया, तो फिर एक्साइटेशन नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास 2 तरीके का एक्साइटेशन है। कार्बन में तो नॉर्मली एक्साइट हो जा रहा था। कार्बन में क्या था? कार्बन में कुछ भी नहीं था। अगर आप ये देखेंगे ना, तो यहाँ पे एस और पी है ना, आपस में करीब करीब है। एस और पी आपस में कैसे हैं? करीब करीब है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। एस और पी काफ़ी करीब करीब होते हैं, ये एस है, ये पी है, और यहाँ कहीं दूर जाकर डी है। एस ये है, पी ये है, और दूर कहीं डी है। तो जो एक्साइट कराने में जो एनर्जी लगेगी, एनएस और एनपी में तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी। लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हम पी से डी में हम एस से डी में ले जा रहे हैं, सॉरी, हम एस से डी में ले जा रहे हैं। फॉस्फोरस के केस में, ये फॉस्फोरस का केस था और ये कार्बन वाला केस था। हम कार्बन में एस से पी में ले गए, तो एनएस से एनपी जाने में इतनी कोई एनर्जी नहीं लगी, तो जो एनर्जी आई वो काफ़ी कम आई। एनर्जी क्योंकि कम आई, तो इसलिए एक्साइटेशन अपने आप ही फेवर हो गया। एक्साइटेशन फेवर हो गया अपने आप ही। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आई, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आई, तो इसलिए एक्साइटेशन अपने आप फेवर नहीं होगा, हमें एक्साइटेशन ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा, फोर्स एक्साइटेशन है। तो कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये फ्री एक्साइटेशन था। और ये कैसा है? ये फोर्स एक्साइटेशन है। असल में क्या है ना, कार्बन में जो डेल्टा ई है, जो एक्साइटेशन एनर्जी है, वो कम होगी, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू बाहर की थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से ही वो क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। थर्मल एनर्जी से ही अपने आप क्या है? एक्साइट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ कंडीशंस के बारे में, क्या क्या कंडीशंस हैं इसकी, ठीक है। अब देखो, पक्की बात है, एक कंडीशन तो नेसेसरी होगी कि भाई एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए हमारे पास। अगर आप एक्साइट करवा रहे हो, अगर आप एक्साइट करवा रहे हो, तो मुझे बताओ, आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाओगे? कहीं तो ले जाओगे, कहीं तो भरोगे। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के कहीं ले जाना पड़ेगा। तो फिर कहाँ आएगा वो? कहीं किसी ऑर्बिटल में तो आएगा। तो सीधी सी बात है, एक खाली जगह तो होनी चाहिए, तभी एक्साइटेशन हो पाएगा। तो प्राइमरी कंडीशन हमारी पहले क्या होगी कि हम एक्साइट करा के, इसको प्रोमोट करा के एक नए ऑर्बिटल में इसको ले जाएं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेकेंट ऑर्बिटल होनी होनी चाहिए, ये प्राइमरी कंडीशन है हमारी, ठीक है। इसका भी मैं आपको आंसर बता दूंगा, कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। पहले मैं आपको कंडीशंस बताऊं, उसके बाद हम जंप करेंगे कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में। कंडीशंस ऑफ एक्साइटेशन। तो कंडीशंस क्या क्या होंगी देखो जरा। एक है प्राइमरी कंडीशन, और दूसरी होगी सेकेंडरी कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लो, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको,
आपके हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा, एमओटी में काम आएगा, ठीक है ना। और आगे आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, आप जब इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ोगे ना, जीओसी में जब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे उसमें भी काम आएगा, हाँ उसमें भी काम आता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी इसमें आएगी सेकेंडरी कंडीशन में, उसमें भी आपका काम आएगा, ठीक। देखो भाई, प्राइमरी कंडीशन में तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब आपको यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए ही चाहिए। सेकेंडरी कंडीशन क्या है? सेकेंडरी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशन है आपकी लो एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है ना। द एनर्जी गैप शुड बी लो, द एनर्जी गैप शुड बी लो, ठीक है। एक ये होना चाहिए, ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू आपको इन दोनों को समझाता हूँ। एबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, डी कह रहा हूँ, वेकेंट ऑर्बिटल। देखो भाई, जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन का मैंने एक्साइटेशन करवा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई कार्बन का एक्साइटेशन कराने में। यहाँ पे मैंने एक्साइट करा दिया, तो कार्बन में मेरे पास एक लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल का लो लाइंग होना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, लो लाइंग होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, लो लाइंग होना चाहिए, ठीक। कार्बन में तो मैं करवा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं फॉस्फोरस में भी करवा दूंगा, अगर फॉस्फोरस की बात है, फॉस्फोरस मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, इसमें भी मैं करवा दूंगा। मेरे पास डी तो है ही ना, भले ही बहुत दूर है लेकिन है तो सही, तो मैं डी में भी करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डी में भी करवा दूंगा, ठीक। तो मेरे पास एक लो लाइंग ऑर्बिटल्स तो है, लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल्स तो है मेरे पास। लेकिन वहीं अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, आप नाइट्रोजन ले लो, और नाइट्रोजन में अगर आप ये देखोगे ना, देखो भाई, एस होता है और पी होता है, एस और पी होता है नाइट्रोजन में तो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, एस पी और ये हो गया, ठीक है ना, 2s और 2p, ठीक है। अब वेकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, लो लाइंग नहीं है लेकिन लो लाइंग नहीं है। लो लाइंग मतलब कि जिसकी एनर्जी काफ़ी लो हो, ठीक है ना, एनर्जी लो हो तो हम आसानी से प्रोमोट करवा सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो नाइट्रोजन में इस चीज़ की कमी है, तभी नाइट्रोजन जो है ना, वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड तो कभी नहीं बनाएगा, 5 बॉन्ड तो कभी कभी नहीं बनाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। आप कहो कि इसको हम प्रमोट कर देंगे कहीं पे, तो भैया एक काम करते हैं, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड बना लेंगे हम। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, आप गलत कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो। हमेशा जब भी नाइट्रोजन होता है ना, वो एक तो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी दिखाएगा, 3 दिखाएगा, या तो 4 दिखाएगा, 3 दिखाएगा और मैक्स टू मैक्स 4 दिखाएगा। तो जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है ना नाइट्रोजन की, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, वो होती है 4। दिखाता नॉर्मली 3 है, लेकिन 4 हो सकती है, 4 हो सकती है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक डोनर एटम होगा इसमें, ठीक है ना, एक डोनर एटम होगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। आप देखो, ये 3 बॉन्ड तो ऐसे ही बनाता ही बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके 4 जो है कोवेलेंसी हो सकती है, 5 तो कभी नहीं होगा, ठीक। क्या बात क्लियर है आपको? अच्छा, अब एनर्जी गैप शुड बी लो, ठीक है ना, या फिर आप कह लो लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स। और बच्चों इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, इसी का नाम कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। और पेनिट्रेशन शील्डिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, एक बात समझ में आई आपको, जो फ्री एक्साइटेशन था हमारा, फ्री एक्साइटेशन जिसमें फ्री एक्साइटेशन हो रहा था, उसमें केवल एक कंडीशन रिक्वायर्ड थी, वो थी हमारा, सिर्फ प्राइमरी ही कंडीशन इसमें चाहिए हमें। क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल भी नहीं पा रहा। देखो भाई, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फ्री एक्साइटेशन थी, जिसमें अपने आप ही एक्साइट हो जा रहा था, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन रिक्वायर्ड है, प्राइमरी कंडीशन कौन सी,
कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल की, बस। फ्री एक्साइटेशन में केवल एक कंडीशन रिक्वायर होती है, सिर्फ प्राइमरी वाली, जिसका मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। और वहीं अगर मैं बात करूं आपसे फोर्स्ड की, फोर्स एक्साइटेशन, तो उसमें प्राइमरी भी चाहिए और उसमें सेकेंडरी भी चाहिए। मतलब कि आपको उसमें वेकेंट ऑर्बिटल भी चाहिए और उसमें साथ ही साथ लोअरिंग भी होनी चाहिए एनर्जी गैप की। क्या बात क्लियर है आपको? एनर्जी गैप का लो होना, एनर्जी गैप का लो होना यानी श्रिंक होना, श्रिंक मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तभी मैंने बोला इसी को कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी कहते हैं। बात क्लियर है आप लोगों को? बताओ, सब क्लियर है तो बताओ, सब क्लियर है तो बताओ, जो तुम्हें अपनी प्यास बुझाऊं, पानी पियो। हाय। चूहा घूम रहा था, इसको उसको हाय कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये अभी टाइम हो रहा है रात के 4:37। टाइम जो है रात को ही मिल पाता है वीडियो रिकॉर्ड करने का। एक्चुअली क्या है, रेगुलर बैचेस होते हैं, ठीक है, और मुझे भी पढ़ना होता है, वही मेरी भी स्टूडेंट लाइफ में। मैं ज़्यादा एजड नहीं हूँ, ठीक है, 23 ईयर्स ऑफ एज, बस इतनी ही एज है मेरी। खैर, तुम्हें क्या करना है इससे, आप तो पढ़ाई करो भाई, ठीक है। क्या बात आपको समझ में आ गई? चलो भाई, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो, दो तरीके की हमें कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़नी है। ये जो चीज़ है ना, ये बताने वाला हूँ, सेकेंडरी कंडीशन में आपको बताने वाला हूँ अभी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब भैया ये आपने एकदम से आपने पेनिट्रेशन और शील्डिंग से क्या को स्टार्ट कर दिया। जो नॉर्मली जो लेक्चर्स होते हैं, बेसिकली हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बता दूंगा, अगला लेक्चर वही है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा सारे बॉन्ड्स के। 3 तरीके के बॉन्ड होंगे हमारे पास, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट। उन सबके डेफिनेशंस और करेक्टरिस्टिक्स अगले एक या आने वाले 2 लेक्चर्स में आपको दिख जाएगा। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसकी वजह ये है कि जब आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा ना, और वी एस सी पी आर एम ओ टी जब आएगा, तो आपको मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। जो आप कहते हैं ना, रट्टा मारना पड़ता है, एमओटी डायग्राम, जो एमओ डायग्राम होते हैं, वो रटना पड़ता है भैया, नाइट्रोजन की बात से ऑक्सीजन वाला रटना पड़ता है। बिलीव मी, अगर आपने मेरे से ये पढ़ लिया, ये वाला टॉपिक जो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एमओ डायग्राम आपके लिए हलवा हो जाएगा, हलवा। हलवा समझते हो? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक। अच्छा, बहुत बेकार लगते हैं मुझे वो बच्चे जो भाई रट्टा मार मार के पूरा अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। भाई आप कितना रट्टा मारोगे? आप जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मुझे बताओ, आप 31 चैप्टर रट्टा मार के जाओगे? कहाँ तक रट्टा मार सकता है आदमी? और 31 चैप्टर नहीं, ये तो केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, मैथ भी तो होती है, फिजिक्स भी तो होती है, सोचो आप। अच्छा, देखिए, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी हमें पढ़नी है आराम से। खाना पीना सामान लेके बैठ जाए, आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, तो बेसिकली 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होगा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि भाई जेई एडवांस तक का मुझे पढ़ाना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। और जेई एडवांस में हर तरीके का वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, ठीक। अच्छा, देखो, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ना आपका, वो नेचुरल है, एलिमेंटल है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं नेचुरल
एलिमेंटल एलिमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन, एलिमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपका अननेचुरल है, नॉन नेचुरल, ठीक है ना, नॉन नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन है आपका। अरे ये क्या हुआ? नॉन नेचुरल है आपका, अप्लाइड कह सकते हो या मॉडिफाइड कह सकते हो। मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्शन या अप्लाइड कॉन्ट्रैक्शन। मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्शन, अप्लाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। तो आराम से पढ़ते हैं इसको। पहले तो हम पढ़ेंगे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है ना, पहले चार्ज कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद पीरियोडिक पे आएंगे। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन इसलिए पढ़ाऊंगा पहले क्योंकि ये जो सारे एलिमेंटल है ना, एलिमेंट्स मुझे सारे डिफाइन करने पड़े तो, ठीक है ना, क्या क्यों होता है ये, ठीक है, आगे आने वाले में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। कि कोई PCl5 एग्जिस्ट करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरीके की बातें जो है ना वो आपको इसमें समझ में आ जाएंगी, ठीक। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, ये पेनिट्रेशन और शील्डिंग का एकदम उल्टा है। पेनिट्रेशन और शील्डिंग का एकदम उल्टा है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। चलो बता रहा हूँ, मैं बातें कम करता हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ। देखिए, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। तो भाई यार, देखिए साहब, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया, मान लेते हैं एक एलिमेंट है मेरे पास ई ले लो या कोई भी ले लो, ई एलिमेंट ले लिया मैंने, उसका कोई रेडियस रहा होगा, ठीक है ना, उसका कोई रेडियस रहा होगा। एक मैंने ले लिया ई डेल्टा प्लस, वो और छोटा रेडियस का, वो और छोटा रेडियस का, ठीक है ना, आर डैश। और एक मैंने ले लिया ई डेल माइनस, ई डेल माइनस, तो उसका रेडियस और बड़ा रहा होगा, ठीक है ना, आर डबल डैश। इस तरीके का एक रेडियस रहा होगा, ठीक। बुलाओ, बुलाओ भाई। तो एक चीज मुझे यहाँ पे एक बता दो कि जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है मेरे पास, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है मेरे पास, ठीक। और यहाँ पे इस तरीके से एस है, पी है, और कहीं दूर जाके डी है। एस है, पी है, और कहीं दूर यहाँ पे डी है, ठीक। बहुत दूर है डी, बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और पास बना दूँ, थोड़ा सा और पास बना दूँ जिसके आपको क्लियरली दिखाई दे। आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है हमें, आराम से पढ़ना। अच्छा, अब होगा क्या ना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बताओ, ये न्यूक्लियस है, इसको एस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छी बात है, अट्रैक्ट तो कर रहा है। लेकिन जो एस है ना हमारा, वो एस बस थोड़ा सा आगे आएगा, वो एस सिर्फ थोड़ा सा आगे आएगा। वो क्यों आगे आएगा वो भी आपको बाद में पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अट्रैक्शन, रिपल्शन, काउंटर बैलेंस, पेनल्टीमेट शेल का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा सा आगे आया, और पी जो है वो कुछ ज़्यादा आगे आ गया। अब मेरी बात समझो, ये एस है, ये थोड़ा सा आगे आया, अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है ना, काले वाले से दिखा रहा हूँ, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। और एक मिनट, अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, और ये जो करीब आया ना, ये बहुत कम करीब आया, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा आया। इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं बहुत कम लग रही हैं। इसमें पी वाले में ध्यान से देखना, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना वो बहुत कम लगेंगी, बहुत कम लगेंगी, ठीक है। और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगेंगी,
ये तो बहुत ही दूर है भाई, ये बहुत ही दूर है। ठीक है, ये तो बहुत ही दूर है। अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी तो सही, बहुत कम लगेंगी। ठीक है ना, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा यही खींचा चला आएगा। एक बात और ध्यान देना, सबसे ज़्यादा यही खींचा चला आएगा। ठीक, कितनी अजीब सी बात है। ये देखो, अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें सबसे ज़्यादा लग रही हैं और ये सबसे कम खींच रहा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें कम लग रही हैं और ये सबसे ज़्यादा खींच रहा है। मतलब कि आप ये देखो, जो एस था हमारा, अब वो एस कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एस कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये लाल से देखो, एस कहीं यहाँ पे आ गया, और पी हमारा यहाँ पे आ गया, और डी हमारा कहीं यहाँ पे आ गया। एक बात बताओ, जो हमारी ओरिजिनल डिस्टेंस थी ये थी, अब ये कितनी हो गई, घट के इतनी रह गई। तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो इतनी थी पहले। ठीक है ना, ये इतनी डिस्टेंस थी पहले। अब जो ओरिजिनल डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक। तो क्या हुआ, ये डेल्टा ई है हमारा, एन एस से लेके एन डी तक, ये हमारा डेल्टा ई है। और सीधी सी बात है, जो यहाँ पे एनर्जी गैप है वो घट चुका है। एनर्जी गैप जो है वो घट चुका है। अब याद करो, शील्डिंग और पेनिट्रेशन। शील्डिंग और पेनिट्रेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जब एन एस और एन डी, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत पे अटेंशन है, एन एस और एन डी। ठीक है ना, एन एस जो है वो करीब आ रहा था, एन एस करीब आ रहा था, और डी जो है उसको धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे। जब धक्का मार के बाहर निकालोगे तो सीधी सी बात है ना, दूर कर रहे हो। जब दूर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो वैलेंस शेल है वो क्या हो रही थी, एक्सपैंड। वैलेंस शेल क्या हो रही थी, एक्सपैंड हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है, वैलेंस शेल क्या हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे श्रिंक हो रही है वैलेंस शेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है श्रिंकिंग ऑफ वैलेंस शेल। अट्रैक्शन तो लग रहा है। आप एक बात समझो, जैसे ये न्यूक्लियस है, इधर मान लो कोई न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और इसके करीब है एस, ठीक है ना, यहाँ कहीं पी है और दूर जाकर डी है। ठीक है ना, तो एस तो मतलब एस तो ऐसे खिंचा, एस तो बस थोड़ा सा ही खिंचाएगा। ठीक है ना, पी जो है वो यहाँ पे है और डी जो है वो बहुत ही ज्यादा खींच लेगा। ठीक है ना, एस थोड़ा सा गया, ठीक है ना, और डी जो है वो बहुत ज्यादा चला गया। ठीक, क्या बात आपको क्लियर है? डी बहुत ज्यादा अंदर चला गया, तो डी जब बहुत ज्यादा अंदर चला गया तो क्या हुआ, एनएस और एनडी के बीच में बहुत कम गैप रह गया, तो डेल्टा ई क्या हुआ, यहाँ पे कम हो गया। तो इसलिए मैंने आपको जो सेकंड कंडीशन लिखवाई थी वो क्या कह रही थी, याद करो। सेकंड कंडीशन में आपको क्या लिखवाया था, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप। तो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप हो रहा है, इसी को कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी कहते हैं, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन है, ध्यान रखना, ये चार्ज हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा प्लस है या डेल्टा माइनस है। ठीक है, डेल्टा प्लस में जो रेडियस है वो कम हो गया, डेल्टा माइनस में रेडियस जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, ये चार्ज है भाई, पीरियोडिक में अलग होगा, चार्ज में अलग है। मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रिंकिंग हो रही है वैलेंस शेल की, श्रिंक हो रहा है वैलेंस शेल। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? देखो भाई, सीधी सी बात है, अट्रैक्शन जो है ना सबसे ज्यादा इसके अंदर है, एस में। ठीक, पी में थोड़ा कम है, डी में और भी कम है। अट्रैक्शन मैक्सिमम इसमें है, लेकिन सबसे कम कौन खिंच रहा है, यही खिंच रहा है। ठीक है, बता रहा हूं मैं, देखो भाई, मैक्सिमम अट्रैक्शन, मैक्सिमम अट्रैक्शन जो है वो एस में है, एनएस में है। लेकिन जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कहूं या क्या क्या कहूं मैं, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रहा है, ये अट्रैक्शन तो ये रहा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रहा है, वो डी में हो रहा है। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रहा है, डी में हो रहा है, और अट्रैक्शन किस में है, एस में ज्यादा है। क्या बात क्लियर है आपको? समझो भाई इस बात को, मैंने आपको बता दिया, 2 बार बता दिया आप। ठीक है, अच्छा, क्या बात क्लियर है? ठीक है सर, अब ये हुआ क्यों? अब मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन तो ज्यादा है ही, लेकिन ये सबसे कम क्यों खिंचा? भाई अट्रैक्शन ज्यादा है अगर मुझे किसी से प्यार है, ठीक है ना। अरे यार, क्यों याद दिलाते रहते हो मुझे बचपन की, छोड़ो ना, छोड़ो यार। ठीक है, अच्छा मान लो किसी से मुझे प्यार है, ठीक है ना, मुझे उससे अट्रैक्शन है, जितना अट्रैक्शन होगा मैं उससे ज़्यादा ही तो खींचूंगा ना। ठीक है ना, और कोई भंगी सा है, उससे उससे मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं है। जैसे मेरे कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है ना, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं दूंगा मैं, ठीक है, भंगी सा है एकदम ही, ठीक है ना, उससे मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं है, मैं उससे थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ। हालांकि पर दोस्त है यार, क्या करूँ। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कम अट्रैक्शन है। ठीक है ना भाई, बुरा मत मानना, ऐसे ऐसे दोस्त सबके होते हैं, ऐसा कोई ना कोई होगा जिसको आप बस कहते होगे कि हाँ दोस्त है यार चलो, लेकिन वो आपको आप जानते हो, ठीक है ना,
ऐसे कई लोग होते हैं लाइफ में। अगर मुझे सब किसी से प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा खींचूंगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कम खींच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा प्यार है उसको कोई और ही लेके बैठा हुआ है। अब उसको कोई कौन लेके बैठा हुआ है? उसको लेके बैठा हुआ है एक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। और वो रिपल्सिव फोर्स का नाम क्या है? उस रिपल्सिव फोर्स, उस फिनोमेना को हम कहते हैं अट्रैक्शन रिपल्शन काउंटर बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन काउंटर बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन काउंटर बैलेंस ऑफ पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल जो है ना, अब देखो पेनल्टीमेट शेल जो होगा, अब ये देखो ये ऐसे, अब यहीं पे एक शेल होगी यहाँ पे, n-1, n-1 एक शेल होगी, ये तो nth शेल हो गई, nth शेल। और यहाँ पे एक n-1 शेल होगी जिसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल होगी एक, ठीक है। अब पेनल्टीमेट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको धक्का मार रहे होंगे, भाई ये तो इधर आना चाह रही है, इसका अट्रैक्शन तो इस तरफ है। लेकिन क्योंकि इसका अट्रैक्शन तो इस तरफ है, ये आना तो चाह रही है, लेकिन इसको क्या होगा, धक्का मिल रहा होगा एक। इसको इस वाले पेनल्टीमेट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको इस वाले की मदद से इसको एक धक्का मिल रहा होगा, और इसी वजह से मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा, ठीक है। बस यही वाली बात है। अच्छा भाई, बात क्लियर है आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। नोट डाउन करें आप, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, एक बात बताओ मुझे, जिसमें साइज कम होगा उसमें ज्यादा एक्साइटेशन फेवर होगा, या जिसमें साइज ज्यादा होगा उसमें ज्यादा एक्साइटेशन फेवर होगा? सीधी सी बात है, देखो जरा, यहाँ पे मैंने 3 फिगर बनाए हैं, ये मैंने ऐसे ही नहीं बना दिए, ठीक है ना, कुछ समझाने के लिए बनाया मैंने ये। क्यों बनाया देखो जरा, ये इसलिए बनाया, देखो जरा, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो छोटा हो गया, माइनस चार्ज है तो ये ज्यादा बड़ा हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस में ज्यादा होगा, प्लस में या माइनस में? सीधी सी बात है, प्लस में ज्यादा होगा ना। प्लस में ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे एन एस एन पी एन डी ये ज्यादा करीब करीब होंगे। जब ये ज्यादा करीब करीब होंगे तो ये ज्यादा श्रिंक कर पाएंगे, और जो ज्यादा श्रिंक कर पाएगा उस वही सेकेंडरी कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा, और वही मैक्सिमम कोवेलेंसी भी दिखाएगा, ठीक है ना। बात समझो जरा, जिसमें साइज कम होगा, साइज जिसमें कम होगा उसका कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। साइज कम, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, तो सेकेंडरी जो हमारी जो कंडीशन है, जो एनर्जी होगी, जो डेल्टा ई होगा, डेल्टा ई कम हो गया। अब डेल्टा ई कम हो जाएगा तो एक्साइटेशन फेवर्स हो जाएंगे, एक्साइटेशन फेवर। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? साइज कम, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, डेल्टा ई और कम हो जाएगा, डेल्टा ई और कम हो गया, लोअरिंग ऑफ एनर्जी गैप हो गया, तो एक्साइटेशन फेवर हो गया, सेकेंडरी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई बोलो, बोलो यार। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, रात के 4-4 बजे यार, बताओ। सब्सक्राइब तो कर दो आप चैनल को, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, इसको दोबारा बताऊं क्या? देखो भाई, आप देख ही लो। देखो यार, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट ए है, ठीक है ना, और वो आर साइज का है, ठीक, आर साइज का है, आर मतलब आर रेडियस का है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन एस, एन पी और एन डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं ए डेल्टा प्लस ले लूँ, ठीक है ना, जिसका साइज और भी ज़्यादा छोटा है, जिसका साइज है आर आर डैश, मतलब कि रेडियस जिसका है आर डैश, ठीक है। तो उसमें क्या होगा देखो, उसमें क्या होगा, उसमें एनर्जी गैप और कम होंगे, एन एस, एन पी
और यहाँ कहीं ND होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा E इतना है और यहाँ पे डेल्टा E कितना है। डेल्टा E इसमें वैसे ही कम है, डेल्टा E कम है तो यहाँ पे एक्साइटेशन फेवर हो जाएंगे। अरे बताओ यार, यही तो बताया था मैंने, डेल्टा E कम है तो हमारी सेकेंडरी कंडीशन फुलफिल, एनर्जी गैप कम हो गया तो बस कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्साइटेशन फेवर हो गया। बात क्लियर है? बस इतना ही बताया था मैंने, ठीक। बोलो। अच्छा भाई, इसका एक एप्लीकेशन करवा दूं क्या? इसका एक एप्लीकेशन देखो ज़रा, चलो इसका एप्लीकेशन देखो। एप्लीकेशन देखो भाई इसका। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, इसका एक एप्लीकेशन देख लो, फिर आप लगाना सीख जाओगे ऐसे। देखो भाई, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है हमारे पास, ठीक है। अब एक है मेरे पास पी डेल्टा प्लस, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो डी बहुत दूर होगा, इधर तो डी बहुत दूर है, इधर डी बहुत दूर है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँगा, एक इसकी बात करी और एक इसकी बात करी, इसमें देखो क्या होगा, ये तो करीब करीब है, ठीक है। इसमें तो आसानी से प्रमोशन हो गया, लेकिन ये थोड़ा दूर है पी में, क्योंकि देखो ये पी, पी है, सिंपल पी है ये, ठीक है ना, ये सिंपल फॉस्फोरस है। लेकिन अगर मैं वही प्लस चार्ज ले लूँगा, प्लस चार्ज आ गया तो क्या हुआ, छोटा हो गया। अब क्योंकि ये छोटा हो गया तो क्या हुआ, इसका प्रमोशन आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रमोशन आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेल्टा ई जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, तो ये इधर चला गया तो इसमें कोवलेंसी जो है ना वो आसानी से कितनी हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी, ठीक है। इसमें बड़ी मुश्किल आएगी यार, ठीक। इसमें बड़ी मुश्किल आएगी, मतलब कि ये अपने इसमें, मतलब कि ये जो एन एस है, एन पी है, एन डी है, एन एस एन पी एन डी, ठीक है, ये इसमें जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या फिर ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। या तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी या तो इसमें ये जाएगा ही नहीं। तो होता क्या है ना इसमें, देखो ज़रा, तो जो हमारा पी है वो किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए जो इसके ऊपर प्लस चार्ज लाए, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, पी को, फॉस्फोरस को किसी ऐसे एलिमेंट से जोड़ो जो इस पे प्लस चार्ज लाने की कोशिश करे। इसका मतलब पता है क्या है, कि इस पे प्लस चार्ज तभी आएगा जब आप इस पे कोई नेगेटिव वाला जोड़ने की कोशिश करोगे, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दिया, जैसे मान लो आप हेलोजन लगा रहे हो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एक आप ऐसा एलिमेंट लगाओ जो इस पे प्लस लाने की कोशिश करे, प्लस लाने की कोशिश करेगा तो होगा क्या, अगर ये प्लस लाने की कोशिश अगर होगी यहाँ पे, प्लस लाने की कोशिश अगर होगी यहाँ पे तो होगा क्या, देखो देखो भाई, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, सारे के सारे, ठीक। अब इसमें मैंने मैंने हेलोजन मान लिया है, इसको मैंने हेलोजन मान लिया है ऐसे ही, ठीक। तो प्लस लाने की कोशिश करो, यहाँ पे प्लस लाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपने नेगेटिव बना दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, इसमें भी तो प्लस ही है, नहीं इस पर फिर मैं माइनस लगाऊँ ना, फिर गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक। पी को आप किसी ऐसे एलिमेंट से जोड़ें जो इस पर माइनस लाने की कोशिश करें, मतलब पी डेल्टा माइनस हो। अब पी डेल्टा माइनस होगा तो यानी कि आपको ऐसे एलिमेंट से जोड़ना पड़ेगा जो इस पर माइनस लाने की कोशिश करे, यानी कि इससे ज़्यादा, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस इनकी ये जो एक्स मैंने लगाया ना, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कम है, और पी में ज़्यादा हो चुकी है, पी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो चुकी है। तो पी में क्योंकि ज़्यादा हो चुकी है तो यहाँ पे क्या हुआ, साइज बड़ा हो चुका है, साइज जब बड़ा हो चुका है तो क्या हुआ, अब देखो साइज बड़ा हो गया ना,
अब साइज जब और बड़ा होगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे पी डेल्टा माइनस आएगा, मान लो यहाँ पी डेल्टा माइनस आ गया, तो यहाँ पे साइज और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे जो साइज होगा वो तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, साइज और ज्यादा एक्सपैंड होगा, जब साइज और ज्यादा एक्सपैंड होगा डेल्टा ई बढ़ेंगे, और डेल्टा ई बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्साइटेशन फेवर ही नहीं होंगे। जब डेल्टा ई जब बढ़ जाएगा, जब जब डेल्टा ई बढ़ जाएगा, जब एनर्जी बढ़ जाएगी, जो गैप जो है वो और फैल जाएगा और एक्सपैंड हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे फिर उसके बाद एक्साइटेशन फेवर नहीं होंगे, और फिर 5 की जगह फिर वो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 3 अनपेड है यहाँ पे, तो 3 अनपेड है तो कितनी कोवेलेंसी दिखा पाएगा, सिर्फ 3 ही, ठीक है ना। देखो यही रीजन है कि जब PH3 एग्जिस्ट करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? अब जरा ध्यान से देखो, H है, H का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो P से कम है, भाई P ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, P ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और H जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने यहाँ पे X का एग्जांपल है, X मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, प्लस है, तो इस पे ये माइनस ला रहा है ना, माइनस ला रहा है, तो माइनस क्यों ला रहा है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है ना, ये P जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ये H के, तो जब ये खींचेगा तो क्या हुआ यहाँ पे, अब इसकी जो वैलेंस शेल है वो एक्सपैंड हो गई, अब वैलेंस शेल एक्सपैंड हो गई तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए PH3 एग्जिस्ट करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये बात आपको क्लियर है? PH3 एग्जिस्ट करता है और PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी पी डेल्टा प्लस की, पी डेल्टा प्लस, ठीक, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, तो जो इससे जो जुड़ेगा वो कैसा जुड़ना चाहिए, जिसके पास माइनस हो, और जिसके पास माइनस हो यानी कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं चाहूंगा कि ये क्यों ना क्लोरीन से जुड़े, क्लोरीन से जुड़े, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फॉस्फोरस से, सीधी सी बात है। तो क्लोरीन से जब ये जुड़ेगा ना तो क्या होगा, क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें से क्या करेगा, ये ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसमें से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और ये क्लोरीन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, जब ये विड्रॉ करेंगे तो क्लोरीन इसको पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा, क्लोरीन इसको पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा, और इस पे और छोटा होता जाएगा, ये और छोटा होता जाएगा, और जब ये छोटा होता जाएगा तो इसकी वैलेंस शेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, और जो एक्साइटेशन एनर्जी है, जो गैप है वो कम हो तो हो ही गया, एक्साइटेशन एनर्जी कम हो गई, एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई, तो एक्साइटेशन फेवर हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब जब गैप जो कम हो जाएगा, ये जब गैप कम हो जाएगा तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवेलेंसी कितनी हो गई, 5, ठीक है। तो इसलिए आप देखते हो कि PCl3 भी एग्जिस्ट करता है और PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोवेलेंसी हाई है, हाइयर कोवेलेंसी है, तो लोअर कोवेलेंसी भी एग्जिस्ट करेगी, लोअर कोवेलेंसी ऑल्सो एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये है, देखो 5 कोवेलेंसी आ रही है इसमें, इसमें कोवेलेंसी कितनी आई, 5, इसमें कोवेलेंसी कितनी आई, 3, 5 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब 3 एग्जिस्ट करेगा तो क्या 5 एग्जिस्ट करेगा, जरूरी नहीं। देखो 3 तो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, लेकिन क्या 5 कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हायर कोवेलेंसी है तो लोअर कोवेलेंसी ऑल्सो एग्जिस्ट, ये नेसेसरली है, ठीक है ना, विल एग्जिस्ट, ठीक है ना, नेसेसरली विल एग्जिस्ट, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लोअर कोवेलेंसी है, तो हायर कोवेलेंसी मे और मे नॉट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। बताओ, बात समझ में आ गई? इसलिए PCl3 PCl5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये और ज्यादा छोटा होता जाएगा, जब ये और ज्यादा छोटा होगा डेल्टा ई कम होगा, एक्साइटेशन फेवर होगा। मैं कितनी बार बताऊं यार, बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से अब रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है, जितना बोलूंगा आप समझ जाओगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे प्लस आता जाएगा, जैसे जैसे प्लस आता जाएगा तो कोवेलेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, सीधी सी बात है यार। इस पे जैसे जैसे प्लस आता जाएगा, जो प्लस वाले होते हैं ना, जो प्लस वाले होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक एलिमेंट ए है और डेल्टा प्लस है, प्लस वाले होते हैं उनमें कोवेलेंसी जो है वो बड़ी हुई आती है, कोवेलेंसी जो है वो बड़ी हुई आती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा ई जो है इनमें कम होता है, डेल्टा ई जो है उनमें कम होता है, ऑलरेडी साइज छोटा है, डेल्टा ई कम ही तो होगा। बताओ, बताओ भाई बताओ। तो इसमें कोवेलेंसी कैसी आएगी, बड़ी हुई आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसे एलिमेंट की
जिसमें डेल्टा नेगेटिव है और वो ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एक दो तीन ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है जो क्या कर रहे हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ए ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो कैसा हो गया, साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो कोवलेंसी कम हो जाएगी। अब साइज बड़ा हो गया, कोवलेंसी कम क्यों हो जाएगी, भाई सीधी सी बात है यार, डेल्टा ई बढ़ जाएगा ना। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एक्साइटेशन फेवर ही नहीं होगी, ठीक है, तो कोवलेंसी घट गई। बात क्लियर है कि नहीं? बताओ यार, बताओ बताओ बताओ। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसका, एक एक बढ़िया सा मजेदार सा क्वेश्चन करवाता हूँ एक। बात समझ में आ गई, ठीक है, एक क्वेश्चन करो इसका। एक कंपाउंड है एच एस, ठीक है ना, एच एस, जिसमें एस एक सेंट्रल मेरे पास एलिमेंट है, और एच है वो एन, उसमें एन मॉलिक्यूल्स हैं उसके, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ये एन की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, ये एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, एन की। सल्फर है, सल्फर सल्फर हाइड्रोजन, ठीक है, एस एच और ये एन, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितनी हो सकती है, बता सकते हो आप? देखो भाई, सल्फर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सल्फर क्या होता है, सल्फर होता है इसका, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सॉरी 3p4, ठीक, तो होगा क्या, यही है, बताओ, क्या मैंने सही बनाया है, क्या मैंने सही बनाया है, चेक कर लो बेटा, सही है, बिल्कुल सही है, देखो ज़रा, तो होगा क्या, इसमें क्या होगा, सिर्फ यही तो है, एस में यार पी, सिर्फ डी तो होता नहीं है, डी तो होता ही नहीं है लो लाइन, बताओ, अरे डी तो है ही नहीं, और डी है भी तो कितना दूर है वो, और एस कैसा है, एस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एच इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भाई एस तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अरे कौन सा ग्रुप है ये, बताओ ज़रा, चैल्कोजेंस, ग्रुप 16। और वहीं अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन की बात करूँ तो देखो, ये आपको ग्रुप 16 पीरियड वीरियड में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगला चैप्टर पीरियोडिक टेबल ही होने वाला है, ठीक, तो पीरियोडिक टेबल मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, तब तक बहुत आसान लगने लगेगा ये सब कुछ, ठीक। देखो एच जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कैसी है, कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसमें से, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सीधी सी बात है, तो साइज बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा तो कोवलेंसी घट जाएगी, तो कोवलेंसी क्योंकि घट गई तो आगे तो ये प्रोमोट होने से रहा, कोवलेंसी घट गई, क्या हुआ फिर, मतलब कोवलेंसी क्यों घटी है, ये साइज बड़ा होता गया ना, साइज बड़ा होता गया तो मतलब ये शेल एक्सपेंड कर दी गई, और जो डी है वो डी और दूर होता चला गया, डी और दूर होता चला गया तो एक्साइटेशन फेवर ही नहीं होंगे, तो बस दो ही तो रह गया, बताओ, सिर्फ दो ही तो कोवलेंसी रह गई, फिर ये दो ही बॉन्ड बना पाएगा एच से, तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम कितनी आएगी, 2। तभी आप देखते हो ना कि ये मॉलिक्यूल बनता है, इसको आप H2S गैस भी कहते हो, रॉटन एक्समेल, याद है, ये वही है, ये बात क्लियर है आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई एन की, 2 आई। अच्छा अब मुझे अ, ये वाला बताओ, ये जो बता देगा उसको मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा यार, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, देखो भाई एक क्वेश्चन और करो, एस एफ एन, बताओ ज़रा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम छोड़ो, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन बताओ मुझे। मैक्सिमम नहीं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन बताओ। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, मुझे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन बताओ। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन कितनी होंगी इसमें? अरे देखो यार, एस एफ है ना, सीधी सी बात है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो एस जो है वो एसओ से जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी कितनी है, ज़्यादा है। तो जब ऑलरेडी ज़्यादा है तो एस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एफ की क्या है, हेलोजन है ना, हेलोजन है, तो हेलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगा किससे, सल्फर से, सिक्स ग्रुप वालों से, ठीक है ना, ग्रुप 16 वालों से, ग्रुप 17 वालों को सब पता ही होगा यार, ये पीरियोडिक में पढ़ा दूंगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, फ्लोरीन जो है नेगेटिव है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या है, डेल्टा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मतलब साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। साइज कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डेल्टा ई जो है वो कम हो जाएगा और एक्साइटेशन फेवर हो जाएगा। एक्साइटेशन फेवर्स, एक्साइटेशन फेवर हो गया। तो एक्साइटेशन फेवर हो गया, तो अब बताओ क्या हो सकता है। एस है मेरे पास, S2P4, S2P4, ठीक है ना, S2P4, ठीक है ना, ये 3S3P। अब यहाँ पे करीब करीब आ जाएगा डी, करीब आ गया ये, तो मतलब अब एक्साइटेशन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो दो हो सकता है, कोवलेंसी इसकी दो हो सकती है, कोवलेंसी कितनी हो सकती है इसकी, दो हो सकती है। कोवलेंसी और कितनी हो सकती है इसकी, ये इधर जाके प्रोमोट हो जाएगा, जो इधर जाके प्रोमोट होगा तो इसकी कोवलेंसी कितनी होगी बेटा, इसकी कोवलेंसी 4 भी हो सकती है। और ये जो है ना, ये इधर जाके भी प्रोमोट हो सकता है, सॉरी, इधर जाके प्रोमोट हो सकता है, तो इसकी कोवलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। इसकी कोवलेंसी 6 भी हो सकती है, ठीक है ना, दो भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। इसकी कोवलेंसी कितनी हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रोमोट हुआ, एक NS से ND में गया, अरे बताओ यार, एक NS से ND में गया और एक NP से ND में गया, ठीक। पहले तो नॉर्मली तो दो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब ये P से D में गया, जब ये P से D में गया तो क्या हुआ, 4 हुई। और जब ये S से D में गया तो कितनी हुई, 6 हुई। तो 2, 4 और 6 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन कितनी आएंगी, 2, 4, 6। इसलिए आप देखते हो कि SF2 भी एग्जिस्ट करता है, SF4 भी एग्जिस्ट करेगा, SF6 भी एग्जिस्ट करेगा, ऑल थ्री ऑफ दीज एग्जिस्ट, ठीक है ना, ऑल एग्जिस्ट। क्या बात क्लियर है, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। बताओ भाई, बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो। सारे एग्जिस्ट करेंगे, सारे एग्जिस्ट करेंगे भाई। हम्म, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊं। देखा से ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक। देखो भाई, जिंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जिंदगी से ज़्यादा, ठीक है ना, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये नहीं आया तो आगे वाले टॉपिक सारे गए, ठीक है ना, सारे गए, MOT गया आपका, ठीक है ना। आप MOT में जो डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, डायटोमिक का भी मान के चल लो, HF का, ठीक है ना, CH4 का भी, जो जैम वाले हैं वो ध्यान रख लें, ठीक है। वो सब चला जाएगा पानी में, बात क्लियर है। अच्छा, तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को।
और हाँ, इसमें भी एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ बताऊंगा मैं आपको, एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ बताऊंगा, बढ़िया मज़ा आएगा आपको। ठीक। अच्छा भाई, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में एक चीज़ आप ध्यान में रखें। चार्ज में तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी, ठीक है। चार्ज में मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी कि प्लस है माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज है वो तो। लेकिन पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में पता है क्या है? पीरियड है, ठीक है ना, पीरियड है इस तरीके से, बी सी एन एफ, मतलब ऐसे छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना, साइज जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, जो रेडियस है आपका वो छोटा होता चला जा रहा है। ये आर, आर डैश हो गया, फिर आर डबल डैश हो गया, फिर आर ट्रिपल डैश हो गया, इस तरीके से ये साइज जो है वो कम होता जा रहा है, बी सी एन एफ, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, बी सी एन एफ या बी सी एन ओ एफ, आपकी मर्जी है, आप ऑप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ऑप्शन ले लिया, अच्छा नहीं लग रहा था लिखने में ऐसे। ठीक। तो साइज क्यों कम हो रहा है? साइज इसलिए कम हो रहा है, देखो, साइज क्यों कम हो रहा है? साइज इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ तो साइज डिक्रीज हो गया। जब आप बड़ी क्लासेस में आते हो ना, तो इस चीज़ को हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जो है वो ज़्यादा हुआ, साइज कम हो गया। आप तो अभी 11th में हो, 11th में हो, 12th में हो या तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं जेड इफेक्टिव या फिर जेड स्टार भी कह सकते हो इसको, कई बुक्स में। मैं बुक का नाम ले लूँ क्या? चलो बुक का नाम लेता हूँ। ओपी टंडन एक बुक है, तो उसमें जेड स्टार भी लिखा हुआ है, जेड स्टार लिखा हुआ है एक जगह पे, जेड स्टार भी कहते हैं, जेड इफेक्टिव भी है। क्या बात क्लियर है? अभी तो आप 10th से निकले हो ना, अगर 10th आपने आईसीएससी से करी है तो आपका पीरियोडिक टेबल आ रहा होगा, आपका पीरियोडिक टेबल होगा उसमें, 10th अगर आपने आईसीएससी से करी है तो। सीबीएसई में पीरियोडिक टेबल कट चुका है, वो ज़्यादा सियाने हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो इसमें पता है क्या है, अब इसमें साइज घटी क्यों? अच्छा, इसमें साइज घटी क्यों, उसमें मैंने आपको रीजन बता दिया था, इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा था, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे काउंटर बैलेंस हो रहा था, अट्रैक्शन रिपल्शन, वहाँ पे क्या हो रहा था, काउंटर बैलेंस हो रहा था, ठीक है। सॉरी, वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन काउंटर बैलेंस हो रहा था, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, और यहाँ कहीं दूर जंगलों में जाके डी है, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, देखो जरा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसी में हो रहा है, एनएस में अभी भी इसी में हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें देखना क्या होगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसमें हो रहा है, तो खिंचेगा भी यही सबसे ज़्यादा, ये कम खिंचेगा, ये कम खिंचा, और ये और कम खिंचा, ये ना के बराबर खिंचा एकदम, ठीक है ना। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर चला गया, मतलब इधर ही रहा ये, और ये तो बिल्कुल ही मूव नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ही मूव नहीं हुआ। तो हुआ क्या, ये जो एन एस से एन डी में जो डिफरेंस था, जो एन एस से एन डी में डिफरेंस था, अब वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो बढ़ गया, डेल्टा ई जो है वो एक्सपैंड हो गया। ओहो, एकदम उल्टी बात कर दी मैंने। आप देखो, यहाँ पे डेल्टा ई जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो वैलेंस शेल क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई। कैसे लिखूं मैं, वैलेंस शेल जो है एक्सपैंड हो गई यहाँ पे, ठीक। बताओ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, इसमें एक्सपैंड हो गई, ऐसा क्यों? और वही सेम चीज चल रही है, ऐसा नहीं है कुछ अलग कर दिया मैंने, वही सेम चीज चल रही है, देखो जरा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक n-1 शेल रही होगी, एक पेनल्टीमेट शेल रही होगी, जिसने क्या करा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन काउंटर बैलेंस करा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन काउंटर बैलेंस करा होगा, ये आगे तब भी आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा आगे आया, एनपी जो है थोड़ा सा आगे आया, और डी बहुत चुन्नू सा, नुन्नू भर सा आगे आया है ये, ठीक है, बस, ठीक। तो इसमें क्या हुई, जो नेट रिजल्ट आया वो ये आया कि बैलेंस शेल एक्सपेंड हो गई। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में केवल प्लस माइनस का खेल था, उसमें ज्यादा कुछ कुछ भी नहीं था, प्लस माइनस का खेल था। लेकिन इसके अंदर पता है क्या है, इसके अंदर ये है कि आप जा रहे हो बी सी एन ओ, इस तरीके से जा रहे हो, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो ना, तो आप देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन,
+1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से चीजें बढ़ रही है ना, +1 इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन। तो जो रीजन है ना इसका इसका एक्सपैंड होने का, वैलेंस शेल के एक्सपेंशन का जो रीजन है वो यही है। ठीक है, क्या रीजन है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है ना, इसी ने सारा कबाड़ा करा है। ठीक, देखें जरा, जैसे ये है, जैसे मैंने मान लिया ये वाला, एक वाला केस मान लिया मैंने, सी से एन में जाते वक्त, सी से जो एन में ये जा रहा है ना इस तरीके से, सी से एन में जा रहा है ना इस तरीके से, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन है, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन है, और इसी ने सारा कबाड़ा करा है। क्यों? अब देखो, अगर सी का अगर मैं बनाऊं ना सी का अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, एन का अगर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एन का अगर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। ठीक, अरे बताओ। और वहीं अगर मैं ओ का बनाऊंगा, ओ हो भाई, ओ का बनाऊंगा तो देखो क्या होगा, ऑक्सीजन का बनाया मैंने, अब आपको मजा आएगा। ऐसे हो गया ऑक्सीजन का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, इसने सारा कबाड़ा करा है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है इसने सारा कबाड़ा करा है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे तो दो फील्ड है, यहाँ पे भी दो फील्ड है, यहाँ पे दो फील्ड है, ठीक है ना। एस, एन एस, एन एस, एन पी, एन पी, एन एस, ये नाइट्रोजन का हो गया, ये कार्बन का हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, ये नाइट्रोजन का है, कार्बन का ये है, और ऑक्सीजन का ये है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो है ना, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब दो इलेक्ट्रॉन आ गए साथ में, अब दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होंगी, बढ़ गई, यहाँ पे रिपल्शन जो है वो बढ़ गई। अब क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन बढ़ी, तो सीधी सी बात है, ये चाहेगा कि अब वैलेंस शेल एक्सपेंड हो ही जाए। ठीक है ना। और जब नाइट्रोजन के बाद जब ऑक्सीजन आता है ना, तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है। नाइट्रोजन के बाद जब ऑक्सीजन आता है तो वैसे ही रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, देख सकते हो आप, इसका मैंने आपको सबूत दे दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो पी ऑर्बिटल है हमारा, इसके अंदर एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। क्या बात आपको क्लियर है? जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं इसके अंदर ये मिटा रहा हूं, एन एस, एन पी, एन पी, एन डी, ठीक है, एन एस, एन पी, एन डी। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे एन एस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अंदर जा रहा होगा, डी कम जा रहा होगा, एन एस ज़्यादा अंदर जा रहा है, डी कम जा रहा है, डी इसमें भी कम जा रहा है, एन एस ज़्यादा अंदर जा रहा है। ये मैंने बनाया बी, सी, एन में भी वही है, एन एस, एन पी, एन डी, कम जा रहा है लेकिन जा तो रहा है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ओहो, ओहो, इसमें डी तो बहुत बहुत ही कम जा रहा है, और एस भी बहुत कम जा रहा है। ठीक है ना, एस भी बहुत कम जा रहा है और डी भी बहुत कम जा रहा है, और डी यहाँ तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा। ठीक है ना, एस बहुत कम जा रहा है और डी बिल्कुल, ये समझ लो बस इतना सा मूव हुआ है, बस इतना सा मूव हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतनी सी मूवमेंट आई है। तो इस वजह से क्या है ना कि बी, सी और एन तो अलग हो जाते हैं, और ऑक्सीजन में जो रिपल्शंस होती हैं, जो साइज होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, रिपल्शंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक, बात क्लियर है? जो एनर्जी होगी ना ऑक्सीजन में, एनर्जी इन ऑक्सीजन विल बी टू हाई, एनर्जी जो ऑक्सीजन में होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए याद करो, याद क्या करो, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद में रख लेना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं आपको एमओ डायग्राम बनवाऊंगा, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएंगे, तो आप नोटिस करोगे कि इन सब का अलग था। ठीक है ना, C2 का अलग था, N2 का भी अलग था, लेकिन O2 और F2 इनका अलग डायग्राम था। ठीक है ना, ये O2 और F2 का बिल्कुल डिफरेंट डायग्राम था। ठीक है ना, इनका एक डिफरेंट डायग्राम आया था। ठीक है, O2 और F2 के डायग्राम बिल्कुल डिफरेंट आए थे। अब O के बाद F ही तो आएगा ना, F में भी जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है ना, वो ज़्यादा हाई हो जाएंगे, डेल्टा E जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर। क्या बात क्लियर है? इनमें तो कम है,
इसमें जो एनर्जी है वो तो वैसे ही कम होगी, इसमें एनर्जी जैसे मान लो ये बी है, इसमें एनर्जी कम है, इसमें भी एनर्जी कम है, ठीक है, इसमें भी एनर्जी कम है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो यहाँ जाते हुए एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या बात क्लियर है आप लोगों को? बस ये वाली बात है इसमें, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर मैं आपको इसमें कई डायग्राम्स भी बनवाऊंगा, जब एमओ डायग्राम्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी आपकी, एमओटी जब आएगी, तो उसमें मैं आपको एमओ डायग्राम्स बनवाऊंगा। तो एमओ डायग्राम्स में मैं आपको एच का भी डायग्राम बनवाऊंगा एक, ठीक है ना। एच का भी डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो कौन से एग्जिस्ट करेंगे, कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो भी हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, ठीक है। मैंने बस आपको ये बता दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो है वो हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे, ठीक है ना। वैसे वैसे मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा, देखो देखो ये चीज़ थी, देखो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में देखो SF6 ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, अब याद आ रहा है कि नहीं? मैं आपको ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा अब आगे चल के, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन और पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन हमारा खत्म होता है, ठीक। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। अब मैं अगला जो लेक्चर लेके आऊंगा वो होगा आपका लेक्चर 5, या फिर आप कह लो लेक्चर 0। लेक्चर 5 आपका लेक्चर 0 है। अजीब लग रहा है सुनने में? बिल्कुल अजीब लगना भी चाहिए। देखो, पेनिट्रेशन शील्डिंग हो गया आपका, आपका डी ऑर्बिटल्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड्स, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्साइटेशन बता दिया मैंने आपको। एक्साइटेशन में फिर मैंने आपको ये बताया दोनों, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। 4 लेक्चर में कवर हो गया ये। 5वां जो लेक्चर होगा ना, वो आपका बेसिक लेक्चर होगा, ठीक। इसको मिस मत करना, ठीक। मैं जानता हूँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, 4 लेक्चर मैंने ऐसे बना दिए हैं, थोड़े से आपको लग सकता है कि भाई देखने में कि हाँ ये सीरियल ऑर्डर में नहीं चल रहा, ठीक है ना। थोड़ा सा पेनिट्रेशन शील्डिंग पहले कैसे आ सकता है, आपके दिमाग में ये सब आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन यकीन मानिए, आपने वो 4 लेक्चर देख लिए, समझ लो आगे का तो कुछ भी नहीं है। फिर आएगा आपको, फिर आसान ही लगने वाला है। एमओटी VSEPR फिर बाद में आएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस करेक्टर, सब कुछ मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन से ही आपको परसेंटेज एस करेक्टर निकालना सिखा दूंगा मैं, ठीक है ना। आपको मैं और परसेंटेज एस करेक्टर से हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं आएगी। डायपोल मोमेंट सब सब कुछ जब आएगा ना, तो आपको यूं यूं आपके आंसर आ रहे होंगे, ठीक। बात क्लियर है? अच्छा, जो अगला लेक्चर होगा वो आपका कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के ऊपर होगा, ठीक है ना। बेसिक डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है भाई। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। बाय बाय।